अनीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता बचपन में ही उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। अनीता की माँ उषा ने बहुत गरीबी में अनीता को पाला था और उसकी शादी एक अमीर लड़के से की। उषा अमीरों के घर में खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करती थी। उषा ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अनीता भी इसी तरह से गरीबी में दिन गुजारे। उषा जब अमीरों के घरों में काम करने जाती तो उनकी शानो शौकत देखकर सोचा करती, अमीरों की जिंदगी कितनी अच्छी है ना, दिन भर सोफे पर बैठे रहो और नौकरों पर हुक्म चलाते रहो। मैं कुछ भी करके अपनी बेटी अनीता की शादी अमीर घर में करूंगी, जिससे उसकी सारी जिंदगी ऐशो आराम से कटे। ऐसा सोचकर उषा जहां काम करती थी वहां मालकिन से ये बात बताई और उससे 1 लाख रुपए उधार मांगे। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगी, लेकिन तुम इतने पैसे चुकाओगी कैसे? मालकिन, मैं सारी जिंदगी आपके घर में काम करके ये पैसे चुका दूंगी। ठीक है। उषा ने अनीता की शादी के लिए जिंदगी भर के लिए बंधुआ मजदूरी को गले लगा लिया था। इस बात से बेखबर अनीता तैयार हो रही थी क्योंकि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। एक मंदिर में अनीता को लड़के वाले देखने आए। उषा ने लड़के की मां से कहा, बहन जी, मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है और घर का सारा कामकाज जानती है। बहन जी, हमें कौन सा लड़की से नौकरी करवानी है, हमारा तो खुद ही इतना बड़ा बिजनेस है। हमें तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो घर के नौकरों पर नजर रखे और उनसे काम करवाए। लेकिन आपको दान दहेज देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बारातियों को खाना ही खिला सकती हूँ। दान दहेज की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, आप बस अनीता की शादी मेरे बेटे सुनील से कर दीजिए। उषा बहुत खुश हो गई। कुछ दिन के बाद अनीता की शादी सुनील से हो जाती है। शादी के बाद अनीता अपने ससुराल आ जाती है। वहां का ठाट बाट देखकर अनीता सोचती है, मेरा ससुराल कितना अमीर है, चलो अच्छा हुआ गरीबी से छुटकारा मिला। मेरा मायका कितना छोटा था, वहां ना तो एसी था और ना ही फ्रिज, कहीं आने जाने के लिए अपने पैरों पर ही चलकर जाना पड़ता था। यहाँ तो ढेरों गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, मेरी जिंदगी तो बड़े आराम से गुजरेगी। अनीता को ससुराल में कोई काम नहीं करना पड़ता था। वो दिन भर बिस्तर पर बैठी रहती, नौकर चाकर उसकी खिदमत करते थे। वहीं अनीता की गरीब माँ उषा सिर्फ 1 लाख रुपए में जिंदगी भर के लिए बंधुआ मजदूर बनकर रह गई थी। वो दिन के 12 घंटे अपनी मालकिन के घर पर काम करती, बदले में उसकी मालकिन उसे रूखा सूखा खाने को देती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। उषा बूढ़ी हो गई थी और कमजोर भी। उससे अब ठीक तरह से काम नहीं हो पाता था, लेकिन उसकी मालकिन को उस पर जरा भी दया नहीं आती थी। वो अब भी उससे पहले की तरह काम करवाती। इधर शादी के बाद अनीता ने एक बार भी अपनी माँ को याद नहीं किया। एक दिन, अनीता, हमारी शादी को 2 साल बीत गए, क्या तुम्हें अपने मायके की याद नहीं आती? तुमने कभी भी अपनी माँ से मिलने की इच्छा नहीं जताई। चलो चलकर माँ से मिलाते हैं। मेरा वहां जाने का कोई मन नहीं है। मैं तो कहती हूँ आपको भी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस तंग गली में हमारी बड़ी गाड़ी नहीं जा सकेगी। कौन कहता है हम गाड़ी से जाएंगे? हम दोनों रिक्शे से चलेंगे। क्या? मुझे रिक्शे पर बैठना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब तो मैं गाड़ी पर ही बैठकर कहीं आना जाना कर सकती हूँ। अनीता, तुम्हें अपनी अमीरी का इतना घमंड हो गया है कि तुम अपनी माँ से नहीं मिलना चाहती हो? ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। सुनील एक रिक्शे पर बैठकर उषा से मिलने अपने ससुराल जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि उषा के घर पर ताला लगा हुआ है। वो पड़ोसियों से उषा के बारे में पूछता है। वो तो शहर के सबसे बड़े सेठ के यहाँ काम करती है, सुबह 6 बजे जाती है तो शाम को 8 बजे आती है। ये सुनकर सुनील चिंता में पड़ जाता है। वो पड़ोसी से उषा की मालकिन का पता पूछकर वहां जाता है। वहां पहुंचकर जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा उषा ने ही खोला, लेकिन उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। वो बहुत दुबली पतली और कमजोर हो गई थी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सुनील को देखते ही उषा की आंखों से झरझर आंसू निकल पड़े। माँ जी, आप इस हालत में? दामाद जी, मैं यहाँ बंधुआ मजदूर हूँ। अनीता की शादी के लिए मैंने अपनी मालकिन से 1 लाख रुपए लिए थे और अब तक यहाँ काम करके वो पैसे चुका रही हूँ। लेकिन 1 लाख रुपए के लिए उन्होंने आपकी ऐसी हालत कर दी? काम कर करके आपकी तबीयत बिगड़ चुकी है, लगता है भरपेट खाना भी नहीं मिलता। तभी उषा की मालकिन वहां आ जाती है और सुनील से वहां से जाने के लिए कहती है। चला जाऊंगा, लेकिन अपनी माँ को लेकर। सुनील उसी समय अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकालता है और उषा की मालकिन को दे देता है और उषा को अपने साथ घर ले आता है। अनीता, देखो तो कौन आया है। अरे माँ, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? कभी तुमने माँ की हालत पूछी ही नहीं, आज इन्हें इस हाल में देखकर बुरा लग रहा है ना। माँ अब हमारे साथ यहीं रहेंगी। क्या?
माँ यहाँ रहेंगी? हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो नौकरों की हालत भी इनसे अच्छी है। ये यहाँ रहेंगी तो हम लोगों को क्या बताएंगे? अनीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लोग पूछे तो कह देना कि ये हमारी माँ है। अनीता की सास भी उषा के आने से बहुत खुश थी, लेकिन अनीता को अपनी माँ का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी माँ को रहने के लिए कमरा तो दे दिया, लेकिन कभी उस कमरे में झांकने भी नहीं जाती थी। वो अपनी माँ से वही सारे काम करवाती जो वो अपने नौकरों से करवाती थी। एक रात जब घर के सभी लोग खाना खा रहे थे, अनीता बहू, कल सुबह नाश्ता और खाना तुझे बनाना होगा। कल राजू काम पर नहीं आएगा, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है माँ जी। लेकिन दूसरे दिन अनीता सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती है। उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे। वो उषा के कमरे में जाती है और सबके लिए नाश्ता और खाना बनाने के लिए कहती है। माँ, सभी के लिए नाश्ता और खाना बना दो, और किसी से मत कहना कि ये सब तुमने किया है, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। उषा अपनी ही बेटी के बदले हुए रूप को देखकर हैरान थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और उसी समय उठकर रसोई में चली जाती है। उसने पूरे परिवार के लिए नाश्ता और खाना बनाया। आखिर में उसने सबके लिए चाय बनाई। तब तक सभी लोग सोकर उठ गए थे। तभी अनीता रसोई में आती है और उषा को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो सबके लिए टेबल पर चाय और नाश्ता लगाती है। अरे वाह, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बनाया तुमने। आज तुमने पहली बार कुछ बनाया है। हाँ बहू, आज तो तेरे हाथ का खाना खाकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ले मेरी तरफ से सोने के कंगन। अनीता खुशी खुशी कंगन रख लेती है और उषा की ओर देखकर मुस्कुराती है। बेचारी उषा कुछ नहीं कहती है। इस तरह वो सबकी नजर बचाकर अपनी माँ से काम करवाया करती। माँ से बात करने के बहाने वो उषा को अपने कमरे में बुलाती और उससे अपने पूरे शरीर में तेल मालिश करवाती। बेचारी उषा अपनी ही बेटी के ससुराल में नौकर बनकर रह गई थी। लेकिन अनीता को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो क्या कर रही है। सुनील और सुशीला के सामने तो वो उषा की खूब खातिरदारी करती, जिससे कि उन्हें कोई शक न हो। कुछ दिन और बीत गए। अनीता अब माँ बनने वाली थी। उषा अब अनीता का खूब ख्याल रखती थी। इसी बीच एक बार सुनील और सुशीला को शहर से बाहर जाना पड़ा। अनीता, मैं और माँ कलकत्ता जा रहे हैं। बुआ जी की बेटी की शादी है। तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है। ऐसी हालत में तुम्हारा ट्रैवल करना ठीक नहीं है। तुम और माँ घर पर रहो, हम लोग 2 दिन के बाद आ जाएंगे। ठीक है। सुशीला और सुनील कलकत्ता चले जाते हैं। उनके जाते ही अनीता अपनी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगती है। उसने 2 दिनों के लिए घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और उषा को घर के काम में लगा दिया। बेचारी उषा को खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, घर की सफाई करने में लगा दिया। उषा से जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता था। वो धीरे धीरे काम कर रही थी, जिस पर अनीता उसके ऊपर खूब चिल्लाई और उसे भूखा प्यासा एक कमरे में बंद कर दिया। अनीता सारा दिन उस कमरे में बंद थी, जिसमें अनीता ने बाहर से ताला लगा दिया था। लेकिन रात होते ही अनीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो दर्द के मारे बुरी तरह से छटपटा रही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो उषा के कमरे तक भी नहीं जा सकती थी। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। अनीता के चीखने की आवाजें सुनकर उषा खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे से बाहर आ गई। उसने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और अनीता को अस्पताल ले गई। अच्छा किया जो आप इन्हें अस्पताल ले आई। इनका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे की हालत ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर अनीता को ऑपरेशन करता है और अनीता एक प्रीमैच्योर बेबी को जन्म देती है। उधर उषा फोन करके सुनील और सुशीला को सारी बात बताती है। बच्चे के जन्म के कुछ दिन तक दोनों को अस्पताल में रहना पड़ता है। कुछ दिन के बाद दोनों घर आ जाते हैं। अनीता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो उषा से माफी मांगती है और वादा करती है कि अब कभी अपनी अमीरी का घमंड नहीं करेगी। कविता की शादी होने वाली थी। कविता के पिता बचपन में ही उसे और उसकी माँ को छोड़कर लापता हो गए थे। उसकी माँ संगीता ने उसे पाला पोसा और अब वो कविता की शादी उसके पसंद के लड़के के साथ कराने जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कविता और उसकी माँ संगीता की शादी एक ही दिन हो जाती है। कविता और सचिन एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद, सचिन, अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हम एक दूसरे से कैसे मिलेंगे? कविता, अब तो हमें एक दूसरे से मिलने के लिए कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन हम मिलेंगे कैसे? अरे पगली, अब तो हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अब हम दोनों शादी करेंगे। मैं आज ही अपने घर में बात करूंगा। ओह सचिन, तुम कितने अच्छे हो।
कविता और सचिन एक दूसरे से गले मिलकर अपने अपने घर आ जाते हैं। उस दिन सचिन अपने माता पिता को कविता के बारे में बताता है। ठीक है सचिन, अगर कविता तुम्हें इतनी पसंद है तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। वैसे भी कविता के पिता नहीं है, तो उसकी माँ ने बहुत मुश्किलों से उसे पाला और पढ़ाया लिखाया होगा। हम उन्हें और परेशान नहीं होने देंगे। हम कल ही कविता के घर चलेंगे और तुम दोनों की शादी की बात करेंगे। अगले दिन सचिन अपने माता पिता के साथ कविता के घर आता है और उसकी माँ संगीता से मिलता है। संगीता को भी सचिन और उसका परिवार बहुत पसंद आता है। दोनों ओर से शादी की बात पक्की हो जाती है। जब सचिन और उसके माता पिता चले जाते हैं तो संगीता को कविता की बहुत फिक्र होती है, क्योंकि कविता बहुत आलसी थी और हमेशा अपनी धुन में रहती थी। उसे अब तक अपनी मनमानी करने की आदत थी। इसी वजह से संगीता ये सोचकर परेशान हो जाती है कि कहीं उसकी हरकतों से उसके ससुराल वाले परेशान ना हो जाए। संगीता कविता से कहती है, देख, तेरी पसंद के लड़के से शादी करवा रही हूँ। ससुराल जाकर मेरी नाक मत कटवा देना। कहीं ऐसा ना हो कि अगले ही दिन तू लड़ाई करके बैठ जाए। पति के साथ सारी जिंदगी निभाना है तुझे, और किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तेरी लव मैरिज है। कोई पूछे तो कह देना पति का नाम नहीं लेती। तेरी सास जो कहे उनकी हर बात मानना। सुबह समय पर उठ जाना। कहीं ऐसा ना हो कि रात के 10 बजे तू सोकर उठे और ब्रेकफास्ट मांगे। पहली रसोई में अपनी पसंद का खाना बनाकर मत बैठ जाना। ससुराल वालों से पूछकर उनकी पसंद का खाना बनाना। और हाँ, सास जो कहे वही कपड़े पहनना। वो साड़ी कहे तो साड़ी ही पहनना। अगर सास कहे नाच के दिखा तो भजन पर नाचना। अपनी पसंद का कोई गाना मत लगा देना। संगीता बोले जा रही थी, लेकिन कविता पर उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अपना फोन चला रही थी। तुझे कुछ सुनाई भी दे रहा है? मैं बोल रही हूं और तू है कि फोन चला रही है। वहां सास की बातें सुनने के बजाय फोन मत चलाती रहना। सास की हर बात सुनना। माँ, मैं तुम्हारी हर बात सुन रही हूँ। तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो, लेकिन अब मुझको तुम्हारी फिक्र हो रही है। मेरी कैसी फिक्र? मुझे क्या हुआ है? माँ, मैं ससुराल चली जाऊंगी तो तुम अकेले कैसे रहोगी? बेटी, हर लड़की को एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। उसके जाने के बाद उसके माता पिता अकेले ही रह जाते हैं। लेकिन माँ, पिताजी तो हमें कब का छोड़कर जा चुके हैं। उनके जाने के बाद तुमने अकेले मुझे पाला, और अब मैं भी चली जाऊंगी तो तुम कितनी अकेली पड़ जाओगी। इसलिए मैं अपने मोबाइल फोन में तुम्हारे लिए लड़का देख रही हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, इस उम्र में मैं ये सब करूंगी? माँ, शादी की कोई उम्र नहीं होती। आजकल जमाना बहुत एडवांस हो चुका है। लोग तो बुढ़ापे में भी शादियां कर रहे हैं और तुम तो अभी जवान हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, विदेश में बिजनेस है उसका। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी शादी वादी। तू अपनी शादी पर ध्यान दे और जो कहा है उस पर अमल कर। ठीक है माँ। संगीता कविता की शादी की तैयारियों में लग जाती है। इधर कविता संगीता को बिना बताए एक शख्स से मिलने जाती है। ये रही मेरी माँ की तस्वीर। क्या आपको मेरी माँ पसंद आई? हाँ, आपकी माँ बहुत सुंदर है और बहुत सुशील भी। वो घर चलाना बहुत अच्छे से जानती है। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से पाला और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इसी महीने 28 तारीख को मेरी शादी है। तो क्या हमारा प्लान पक्का है? हाँ बिल्कुल, हमारा प्लान पक्का है। आप उस दिन समय पर आ जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है। कविता घर आ जाती है और फोन पर सचिन को सारी बात बताती है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मम्मी जी का ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन हमें मम्मी की शादी की तैयारी करनी होगी। ठीक है, चलो। कविता और सचिन संगीता की शादी के लिए शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करके कविता घर लौटती है। ये सब क्या है? माँ, ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे मेरी शादी में पहनने के लिए। मेरे लिए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? माँ, मेरी शादी में क्या मेरी माँ अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी? उस दिन तुम्हें मेरी मर्जी से तैयार होना होगा। ठीक है, चल अब खाना खा के जल्दी सो जा। संगीता और कविता खाना खाकर सो जाते हैं। धीरे धीरे कविता की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे और शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। शादी के लिए कविता ने मेहंदी लगाने वाली को घर पर बुला लिया। माँ, मैं शादी के लिए मेहंदी लगवा रही हूँ, इसके बाद तुम भी मेहंदी लगवा लेना। शादी तेरी है या मेरी? मेहंदी तो दुल्हन को लगाई जाती है। अगर दुल्हन की माँ को भी लग जाएगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तुम्हें मेहंदी लगवानी पड़ेगी। ठीक है बाबा, लगवा लूंगी। मेरे सामने जो इतनी जिद करती है, ससुराल जाकर मत करना। वहां जो सास कहे वही करना। ठीक है माँ। कविता और संगीता दोनों अपने अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं।
अब खाना कौन बनाएगा? खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे माँ। अच्छा चलो, खाना बाहर से मंगवा लिया तो खाएंगे कैसे? एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा माँ। कविता ये सोचकर खुश थी कि उसकी शादी के बाद संगीता को अकेला नहीं रहना पड़ेगा। उसने संगीता के लिए जो प्लानिंग की थी उसके बारे में संगीता को कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ जाता है। कविता बेटी, पार्लर वाली आ गई है, तू जल्दी से तैयार हो जा, बाराती आते ही होंगे। तभी कविता संगीता को एक पैकेट देते हुए कहती है, तुम भी तैयार हो जाओ माँ, और ये कपड़े पहन लो। संगीता ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक बेहद खूबसूरत लहंगा था। ये तो दुल्हन का लहंगा है, मेरी शादी थोड़ी ही ना है, मैं ये लहंगा नहीं पहनूंगी। दुल्हन की माँ तो हो ना, तुम्हें भी दुल्हन जैसा लगना चाहिए। माँ प्लीज इसे पहन लो ना। कविता जिद करने लगती है। ठीक है, तू जिद कर रही है तो मैं इसे पहन लेती हूँ। संगीता लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद बारात आ जाती है और कविता की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। संगीता कविता को लेकर स्टेज पर आती है। तभी संगीता की नजर शादी में आए उसी शख्स पर जाती है जिसे कविता ने बुलाया था। संगीता उस शख्स को देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू छिपाते हुए कहती है, इतने दिनों बाद ये यहाँ कैसे? कौन माँ? वो आदमी जो मुझे ही घूरे जा रहा है। माँ, उनका नाम निश्चल है, उन्हें मैंने बुलाया है। तू उन्हें कैसे जानती है? क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, यही तो तेरे पिता हैं, जो हमें छोड़कर चले गए थे जब तू 1 साल की थी। तू इन्हें कैसे जानती है? माँ, मैं ये नहीं जानती थी कि यही मेरे पिता है, लेकिन मैंने इन्हें आपके लिए चुना है और आज आपकी इनके साथ शादी होने वाली है। क्या? मेरी शादी? हाँ माँ, मैंने और सचिन ने मिलकर ये तय किया था कि हमारी शादी के दिन ही आपकी भी शादी करवाएंगे, ताकि आपको अकेला न रहना पड़े। तभी निश्चल संगीता के पास आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो संगीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कविता मेरी बेटी है। हाँ, ये वही कविता है जिसे आप तब छोड़कर चले गए थे जब ये 1 साल की थी। निश्चल कविता को गले से लगाकर कहता है, मुझे माफ कर दो बेटी। एक ही शर्त पर माफ करूंगी। कैसी शर्त? आज ही माँ और आपकी शादी होगी, और वादा करो कि आप माँ को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ बेटी, अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उन तीनों की काफी देर तक बातें होती देखकर सचिन के माता पिता भी वहां आ गए। अरे भाई, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, यहाँ क्या बातें हो रही हैं? पिताजी, आज कविता के पिताओं से मिल गए, इनसे मिलिए, यही हैं कविता के पिता। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ, लेकिन कविता चाहती है कि इस खुशी के मौके पर उसके माता पिता की शादी आज ही इसी मंडप में फिर से करा दी जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुभ काम में देरी कैसी। उसके बाद शादी की रस्में शुरू होती हैं। एक तरफ तो कविता और सचिन 7 फेरे ले रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी मंडप में संगीता और निश्चल की शादी हो रही थी। इस तरह मम्मी और बेटी की शादी एक साथ हो जाती है। कविता को उसके खोए हुए पिता मिल जाते हैं और संगीता को उसका पति। अब कविता को इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि उसके ससुराल जाने के बाद उसकी माँ का क्या होगा। Please subscribe this channel.